अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। प्रोग्राम का आगाज एक बड़ी दिलचस्प पटिशन से करेंगे जो चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही साहब ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ की है, जिसमें उनको फरीक बनाया गया है। और ये पुलिस में जो ली गई है वो ये उनके केसेस जो 2000 में शुरू हुए थे। उन्होंने ये भी कहा, ये जो पटिशन है उसमें कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने का इल्जाम रहा है हमेशा से नैब पर। यह भी कहा कि कानून एक टूल के तौर पर मिसयूज हुआ है सियासी इंतकाम के लिए, फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ये जो बुनियाद थी इस पिटीशन की, इस पर बात करेंगे। इरशाद भट्टी साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं, शफकत महमूद साहब भी है, लेकिन ये आगा साहब से मैं शुरू करूंगा। आगा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आगा साहब, एक लाइन का सवाल है, क्या सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल आज भी हो रहा है नैब? देखें काशिफ, ये बात तो अब मैं नहीं कहता, ये मेरे ख्याल में मुल्की और गैर मुल्की ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो भी ये कह रही हैं कि ये जो नैब का अदारा है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये तासर तो आम है, और ये आपको पता है कि सारी अपोजिशन भी यही इल्जाम धरती है और यही बात। क्या ये इल्जाम आपके ख्याल में दुरुस्त है आगा साहब? देखें ना, ये 20 साल हो गए हैं इस इंक्वायरी को, और ये एक नामालूम शख्सियत की दरखास्त के ऊपर शुरू की गई। ये 2 दरखास्तें थी, एक के ऊपर नाम था, एक के ऊपर नाम भी नहीं था। और इल्जाम ये था कि बियॉन्ड मीन्स असासे जो हैं चौधरी बरादरान ने बनाए हैं। और आपको याद होगा कि 2000 में 2000 में अखबारात दुआ हैं, अखबारात के अंदर 6 सुर्खियां लगी, और वो 6 सुर्खियां ये थी कि चौधरियों के घरों के ऊपर छापे, चौधरियों के दफातर के ऊपर छापे, और उन छापों में गुसल खाने की टूटियां तक चेक की गई और एक तमाशा लगाया गया। और उसके बाद ये सारा आपकी पिटीशन में लिखा हुआ, और ये भी कि अभी तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। 20 साल तकरीबन गुजर गए हैं। 20 साल गुजरने के बावजूद, यानी ये 3 इल्जामात थे। एक इल्जाम था कि बियॉन्ड मीन्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और विलफुल डिफॉल्ट, गैर कानूनी भर्तियां की गई, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के जरिए। जी 3 चीजें। विलफुल डिफॉल्ट के ऊपर तो आपको पता है कि चौधरी इफ्तिखार चौधरी ने, वो आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लिखा हुआ है। आगा साहब, मसला ये, मैं केस पे नहीं जाना चाह रहा। जमशेद अली शाह का बिल्कुल उसमें ये फैसले के इस पिटीशन में वो भी जो उन्होंने फाइंडिंग दी थी कि जब तक आप गवर्नर स्टेट बैंक से बात ना कर ले तब तक आप ये नहीं कर सकते। कोई सबूत नहीं है, ये इल्जामात गलत है, इसको बंद किया जाए। बिल्कुल ठीक। और 2017 में खुद नैब की पंजाब अथॉरिटीज ने ये लिखकर वफाक को भेजा कि ये नाकाबिले अमल है ये इंक्वायरी, क्योंकि इसके अंदर कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो आपके केस का मुद्दा हो गया ना सर। ये तो फैसला अदालत करेगी, अदालत के अंदर आपने केस भेज दिया। सो अब आप ये कह रहे हैं कि आज भी, आगा साहब आप कह रहे हैं आज भी नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है? जी, आपका समझ नहीं आ रहा। आज भी नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है? जाहिर है जी, अब तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारे खिलाफ तो बिल्कुल सरासर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। क्यों कर रहे हैं आपके खिलाफ ये? इमरान खान साहब कर रहे होंगे, जाहिर है। वो क्यों कर रहे हैं आपके खिलाफ? आपकी दानिश में, आपकी सोच के मुताबिक क्यों कर रहे हैं ये सियासी इंजीनियरिंग? क्यों कर रहे हैं ये तो अब खुदा को पता है। जब भी कभी कहीं कोई खबर आ जाती है, अब बार बार कहने के बावजूद, हम तो देखें ना, दयानतदारी के साथ इस हुकूमत के साथ वाबस्ता हैं और दयानतदारी के साथ इनके साथ चल रहे हैं। लेकिन जब भी कभी कोई ये तासर आता है पब्लिक के अंदर या किसी जगह पे कि जी चौधरी परवेज इलाही जो अपना, उसके अलावा चौधरी परवेज इलाही के अलावा पंजाब में कोई हल नहीं है, तो ये दबाव जो है वो सामने आ जाता है। अच्छा, और आपके ख्याल में कहने पे आपकी बाजू मरोड़ने के लिए, ऐसे मौके पर ऐसी बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल हो जाता है? अब जरा सिर्फ, हालांकि चौधरी परवेज इलाही साहब बार बार कह चुके हैं कि मैं तो स्पीकर हूं, जो मुझे रोल दिया गया है मैं वो अदा कर रहा हूं, और जितनी लेजिस्लेशन पंजाब असेंबली में हुई है, जितनी दिलजमी के साथ, कामयाबी के साथ प्रोविंशियल असेंबली पंजाब चल रही है, उसके बाद शक व शुबे की तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती ना।
सो मैं और आपकी और बात एतमाद करना चाहिए आगा साहब, किसी मैं की नीयत आपकी के ऊपर बात इस तरह को शक करना तो आसान मेरे ख्याल अल्फाज में मुनासिब नहीं है। आसान अल्फाज में आपकी बात यह है कि आज भी सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर नैब को इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा रहा है ताकि आप पंजाब हुकूमत को उल्टा ना दें, और ये खदशा है इस वक्त वफाकी हुकूमत का। देखें, ये बात हमारी तरफ से कतई तौर पे नहीं है। हम दयानतदारी के साथ इस हुकूमत के लाई हैं और दयानतदारी के साथ उनके साथ चल रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ एग्रीमेंट का हिस्सा थी वो इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं भी किया, तो हमने कभी इस किस्म की कोई बात नहीं की कि जिससे शुबा किया जाए कि हम कोई बददयानती का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ये तासर जो है, ये मैं तासर की बात कर रहा हूं, मैं अपने नॉलेज की बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक नीति के साथ इस हुकूमत के बिल्कुल साथ ठीक चलने की सर, अब कोशिश जरा कर रहे केस हैं पर आने और चाहिए। करते रहे। आपका तासुर बिल्कुल ठीक है। तासुर यह है कि इंजीनियरिंग है, सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, ये और अदारा आप तो मैं तासुर तो मैं बयान पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सियासी दबाव के और लिए मुस्लिम लीग इस्तेमाल हो नून रहा भी यही कहती इसमें है कि कोई ये शुबा नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो। बार ये लिखने के तहरीर में आने के बावजूद कि ये तफ्तीश जो है इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए, उसके बावजूद अगर ये हर दफा इसको उठा लिया जाता है, तो ये तो मेरे ख्याल में एक बात बड़ी वादे है कि ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। Abuse of और process of जो law, ठीक है। प्रिवेलिंग प्रोसेस ऑफ लॉ है इस मुल्क के अंदर, उसके तहत मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है कि एक ऐसा आगा साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दें जरा। मेरे जहन में एक और सवाल आता है ये बात कंक्लूड हो गया। आप कहते हैं सियासी अंदर कोई सबूत नहीं है, आम तासुर ये आगा साहब, ये मैं आगा साहब आम तासुर ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने नैब को बनाया। साहब हमने सुन तो ले। ये फैसला किया है कि अदालतें इस मुल्क के अंदर जो मौजूद अदालतें हैं उनका रवैया जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजर आ रहा है कि वो इंसाफ देती हैं। तो हमने भी ये उम्मीद ला के 20 साल बाद हमने इसको अदालत में ले जाने का मेरा आखिरी फैसला सवाल किया सुनेंगे और आगा हमने साहब। उम्मीद लगाई है कि वहां इंसाफ मिलेगा हमें। आगा साहब, सवाल 2000 में ये केस आप पर बना, आप कहते हैं कि सियासी इंजीनियरिंग होती है नैब से, और ये बात आपको याद है, अब सब कहते थे, या आप तो नहीं कहते थे लेकिन बाकी सब पार्टियां कहती थी कि नैब बनाया गया ताकि केसेस बना के लोगों पर उनकी वफादारियां तब्दील कराई जाएं। 2000 के एंड में आप, और या 2001 के शुरू में चौधरी साहिबान काफ लीग में शामिल हो गए। अगले 10 साल तक आप हुकूमतों का हिस्सा रहे, चाहे वो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी या कुछ अरसे बाद आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बन गए। तो अगर तो नैब सियासी इदारा, इसका मतलब जब तक आप हुकूमत में होंगे तब तक तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सो ये कहना कि 20 साल से केस चल रहा है, इसका मतलब 20 साल से तो केस चला भी नहीं होगा। जब तक आप हुकूमत में होंगे नैब ने कुछ नहीं किया होगा। देखें, ये इसमें कोई शुबा है? वासी साहब मुझे ये बताएं कि 2000 में किसकी हुकूमत थी? परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, और परवेज मुशर्रफ के सारे दौर के अंदर हमारा एहतसाब होता रहा। हमारे इंक्वायरियां उस दौर के अंदर जिस शिद्दत के साथ चलाई गई और जिस तरीके से ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, हमने तो अपना कभी इस बात का गिला नहीं किया। हमारे हाथ साफ थे। हमने साहब, जब आप हुकूमत का हिस्सा बन गए फिर इंक्वायरियां नहीं जवाब दिए गए और खुद पेश हुए। हाथ तो ये है कि अब जबकि 2018 में इलेक्शन के बाद जब स्पीकर का इलेक्शन था, तो इलेक्शन वाले दिन भी जनाब पेशी थी नैब के अंदर। चौधरी शुजात हुसैन और मुनस सलाई दोनों वहां पे पेश हुए थे उस दिन। आपको याद होना चाहिए। तो इंक्वायरी करा लो ना, की फर्क पड़ता है? थोड़ा एहतसाब भी करा लो। अगर कुछ होगा तो निकल आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। हमारे ऊपर जो इल्जामात हैं वो गलत हैं। हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है। हमने अपने इक्तदार के दौरान कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमने कानून के खिलाफ किया हो। इसका फैसला तो नैब करेगा ना बॉस। जाती मुफाद में किया हो। हमारे कामों को तो लोग याद करते हैं। ये तो फैसला नैब करेगी ना कि किसने क्या गलत किया है। 1122 जब गुजरती है तो लोग कहते हैं ये चौधरी परवेज लाई का कारनामा है। ये गली कूचों में मुफ्तलीन बेशुमार मुफ्त इलाज, ऐसे काम के लोगों की जिंदगियां मेरी बात सुने, ये तो सियासी तकरीर है ना आगा साहब। मेरे पास मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कह रहे हैं कि आखिरी सवाल आपसे, वो कहते हैं हमने तहकीकात करनी नहीं आ रही आपकी। सर, वो कहते हैं हमने तहकीकात करनी है ना, करने दें।
कुछ गलत नहीं किया होगा तो क्या कर सकते हैं? नहीं देखें जी, अब तो हम ये समझते हैं कि जब एक चीज कंक्लूड हो गई और लिख के चला गया, सर वो तो कि जनाब आपकी इनके हुकूमतों में खिलाफ लिख के जाते कोई रहे ना। चीज साबित नहीं हो रही और कोई चीज नहीं है, इस इंक्वायरी को बंद कर दिया जाए, तो फिर एक ही हल है। हमने कोई गैर कानूनी सर, बात तो कौन नहीं से की। साल में लिखा हम अदालत में चले गए हैं जब आप हुकूमत और में थे? अदालत से हम इंसाफ मांगने के लिए गए हैं। ठीक, अच्छा, अदालत इंसाफ करेगी। बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब। जरा इसको कंक्लूड कर लें, उसके बाद मैं लॉकडाउन की तरफ साहब शफकत साहब, ये सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप लोग? पहली तो बात यह है, काशिफ के नैब जो है वो हुकूमत का बताए अदारा नहीं है। सर, अब तो आपके इत्तेहादी भी मुस्लिम लीग नून के साथ यक आवाज हो गए हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कि हमारे बताए तो अदारा है नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे बड़े करीब हैं। मेरी तो कल चौधरी शुजात साहब से बात हुई है और हम क्यों, मुझे तो कोई रीजन समझ नहीं आता कि हम क्यों ऐसी, अगर हमारे अख्तियार में होता भी, अगर वैसे तो हमारे अख्तियार में नहीं है, नैब एक खुद मुख्तार अदारा है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर हमारे अख्तियार में होता भी तो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे एलाइज हैं, हम क्यों इनके खिलाफ ऐसी कोई चीज करेंगे। और उसके अलावा कल चौधरी शुजात से आपकी बात हुई, उन्होंने कुछ कहा इस बारे में कि नैब को रोके, नैब कर रहा है कुछ खराबी कर रहा है? वो और चीजों के बारे में बात हुई। उन्होंने ये इशू रेज ही नहीं किया। आपको पता है कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं जो कि PMLQ के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाई गई थी, तो इसलिए मेरे साथ उनकी ऑफ एंड ऑन बात होती रहती है। आप ये कह रहे हैं कि उनको अदालत चले गए लेकिन उन्होंने आपसे बात नहीं की? मेरे से मेरी कल बात हुई है चौधरी साहब से, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। और मेरा ख्याल है कि वो हमें पता नहीं ये क्यों तासर मिल रहा है, क्योंकि ये केस तो 2020 साल पहले को बना था या 2000 का केस है जी, 20 साल पहले का केस। या तो उसके दरमियान में क्या होता रहा मुझे तो पूरी तरह इल्म नहीं है। जरूर किसी स्टेज पे आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन हमारे एलाइज हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और हम तो मोहब्बत भी करते हैं। तो मुझे तो कोई रीजन समझ नहीं आता और ना ही मुतहद हमारे मुतहद अदारा है। सर, जिन्हां नाल तुसी मोहब्बत करदे हो ना चौधरी साहब, जिन्हां नाल तुसी मोहब्बत करदे हो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਆਖਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। किसका मैं वैसे की ना जहांगीर तरीन साहब और मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये कोई वक्ती तौर पे पता नहीं, शायद कामिल आगा साहब सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सर, ये आप उनकी पिटीशन में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग यू। उन्होंने कहा कि मर्जेंट भट्टी साहब, मैं आप भट्टी साहब से पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा जी पार्शल है, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, ये इंप्रेशन है नैब का, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आगा साहब कह के गए हैं सियासी इंजीनियरिंग के लिए आज भी इस्तेमाल हो रहा है हमारे पे केस, इसलिए ताकि हम पंजाब हुकूमत ना उल्टा दें। नहीं, ये जो काशिफ एक मिनट, काशिफ आपको याद है कि मुशर्रफ के जमाने में ये यकीनन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अभी मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि हमारे मतायत नहीं है नैब, बल्कि हमें तो शिकायत है नैब के साथ। और हमने तो शिकायत की है, साढ़े बंदे क्यों नहीं फड़ दे? बाकी तो सारे फड़ ले उन्होंने। नहीं, हमें तो बड़ी शिकायत है नैब से। और हमने बारहा की, और हमने तो नैब का कानून भी ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील अच्छा, वो वाली शिकायत है बिजनेसमैन में। अच्छा, नहीं, पहली बात तो ये कि मोहब्बत आपने बड़ा कही, मोहब्बत करते हैं। इफ्तिखार दुरानी हो गया, फिर दोस्त आशिक हो गई, अकबर असबाबर हो गया, जस्टिस वजीउद्दीन हो गया, जहांगीर तरीन हो गया, इसके अलावा यानी जो भी निकला है, नासिर दुरानी हो गया, पोस्टर बॉय ऑफ KPK, जिनसे मोहब्बत किए जाते हुए चाय का कप भी नहीं पिलाया और ऐसा बेइज्जत करके निकाला है, ऐसा मोहब्बत करके निकाला है कि रोते ही फिर रहा है वो। दूसरी बात, ये केस जो 3 है 4 केस है, मैं बड़ा हैरान हुआ। 20 साल पुराने केस, जो 2 असासाजात का, एक भर्ती में मजे की बात यह कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी चौधरी परवेज इलाही, ये लोकल गवर्नमेंट के वजीर थे, और नवाज शरीफ ने इनको कहा कि ये भर्तियां करें और इन्होंने कर ली। तो नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बुलाया कि भाई वो इनका केस खोलें। तो चौधरी साहब ने पैगाम भेजा कि भाई मेरे सामने बैठ जाएं, अगर मुकर जाते हैं कि भाई आपने नहीं कहा था तो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, केस बंद कर दिया। और चौथा, कर्जा कमीशन के इफ्तिखार चौधरी ने लिख के दिया कि कर्जा वगैरह वो जो आप पढ़ चुके हैं। बात यह है कि नैब की कैपेबिलिटीज कोई शक नहीं, कैपेसिटीज इश्यूज पे कोई शक नहीं। आज तक अक्रॉस द बोर्ड 2000 में नैब बनी, हाँ 99 में नैब बनी, मुशर्रफ साहब ने बनाई। ये केसेस बनने शुरू हुए 2000 में सियासी लोगों के खिलाफ। कहा गया कि इसलिए केस बनाए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके काफ लीग में। फिर ये काफ लीग में आ गए, काफ लीग में आकर चीफ मिनिस्टर भी बन गए, शुजात साहब वफाकी वजीर बन गए सेंटर में, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। आपका ख्याल है उस वक्त केस चला होगा?
हाँ नहीं, लेकिन केस फिर बाद में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। आपको ख्याल है अगले 10 साल केस चला होगा? नहीं चलना, हमारे यहाँ नहीं तो चलता। फिर अगर एक दफा चला ले केस, मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल पॉलिटिकल हमारा देखे ना जुल्फी बुखारी साहब को एक पेशी पे भी नहीं बुलाया, बगैर पेशी के उनको क्लीन चिट मिल गई। तो आप चाह रहे हैं कि इनको भी? खुसरो बख्तियार साहब की मुल्तान शिफ्ट हो गई, क्यों? रजाक दाऊद साहब पे केसेस क्यों? सब पे होने चाहिए। यानी मैं और इसलिए बीआरटी मालूम जब्बा इन पे ये लंबे ना करें प्लीज, अल्लाह के नाम पे खत्म करें। ये नुक्ता तो मुझे समझ आएगा अगर आप कहेंगे जी एक सिर्फ इनका क्यों, जिसका अक्रॉस द बोर्ड, ये तो ना कहें कि इनका ना करें, नहीं सबका करें, सब सबका, इनका भी क्यों ना करें? ये तो आप खुद गए हैं ना कि इनका या खत्म करें, सजाएं दें, खत्म करें। दूसरी बात ये आपसे कुछ कहना नहीं, मैं मेरी पहले बात सुन लीजिए। सुन लो एक सेकंड, मैं सुन लो, जवाब इकट्ठे दे दो। जी शफकत साहब। फकीर साहब, आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नैब हमारा मतहत अदारा है? क्या नैब आपका इनका मतहत अदारा है हुकूमत का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नैब इनके इन्फ्लुएंस में काम करता है? मैं कह रहा हूँ नैब आजाद है कि नहीं? मैं मानता हूँ कि मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नैब आजाद है। नैब को सारे अक्रॉस द बोर्ड, जुल्फी बुखारी, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, मालूम जब्बा, बीआरटी, चौधरीज, नून, पीपल्स पार्टी, सारों को पकड़ना चाहिए। किसी का इंक्वायरी पे नहीं, किसी का वैसे नहीं, किसी का रेफरेंस पे नहीं, किसी का हवा का रुख बदल जाना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। यानी दूसरी बात यह है कि ये हम रोज एक लेके सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। भाई सियासतदान भी तो देखो, इनकी सियासत भी तो देखो, इनके लक्षण भी तो देखें। अगर वो काले कानून है तो इधर काले करतूत भी तो हैं। एक बंदे से किसकी बात कर रहे हैं? सारे अक्रॉस द बोर्ड, मुझे आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बाकी ये जो खुसरो बख्तियार साहब, बाकी ये जो इन कार्टेल बैठे हुए हैं सारे जंग, सारे क्या इन सारों का जब ये सियासत में आए थे तो क्या था, अब क्या है, ये मुझे बता दे। कोई फायदा नहीं उठाया इन्होंने, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, नहीं उठाया। लुट के खा गए, शफकत साहब डिफेंड करने लगे, लुट के खा गए हैं हमें, और आज कह रहे हैं कि अदालतें इंसाफ देती, हमें क्यों नहीं देती? 19 साल के बाद वो रानी एक खातून है जो कत्ल लाहौर हाईकोर्ट ने उसने माजरत की है कि आप बेगुनाह थी, 19 साल वो कैद रही है। धनिया चोर सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा गरीब आदमी, और वो 1000 का धनिया चोरी किया हो। मुर्गी चोर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट जमानत देती है, एवनफील्ड को दे देती है। और पंजाब की 10% जेलों में एम्बुलेंस नहीं है, नवाज शरीफ साहब के दरवाजे पे खड़ी रहती है एम्बुलेंस, क्यों? तो निजाम का खराबी है। नहीं, निजाम किसने ठीक करना है? किसने करना है? ये शफकत महमूद साहब, शफकत साहब ने करना है। ये आज वो बैठे होते हैं, मैं उस कमेटी में, मैं उस कमेटी में, मैं उस कमेटी में भी, हमारी कमेटी में भी आओ, हमें भी कोई कमेटी डालो, हम मर गए, रुल गए। शफकत साहब, अगर मुझे गुजारिश करना है सईद गनी साहब, हाँ जी शफकत साहब, क्विक रिस्पांस पे मैं सईद गनी साहब से मुझे पहले तो बहुत एतराज है एक बात पे जो भट्टी साहब ने की है कि सारे सियासतदान, मुझे एतराज आप पर है कि आपने सिर्फ एक बात पे एतराज किया भट्टी साहब। नहीं, मतलब है कि एक नहीं कई बातों पे है, लेकिन ये बात कहना कि जी सारे सियासतदान जो है वो एक ही तरह के, ऐसी बात नहीं है। इस तरह ये सारे जर्नलिस्ट एक जैसे अक्सरियत कर ले सर, जनरलाइजेशन तो नहीं है, बीच में अच्छे लोग भी हैं, अक्सरियत कर ले सर, अच्छे लोग भी हैं, जितने हमारे प्रोफेशन में होंगे उतने उस प्रोफेशन में। हाँ नहीं, इसमें तो कोई नहीं, मैं कुछ उस पे कह रहा हूँ, अक्सरियत कर लें। जिन के केसेस हैं, आपको तो नहीं नैब ने रेफरेंस भिजवाया शफकत साहब कभी? आले हुकूमत इसने ना पता नहीं कल की होएगा। पहले भी मैं तो सियासत में 30 साल हो गया मुझे। हाँ, तो अभी आपको तो नहीं आया ना? अल्लाह खैर। सईद गनी साहब को तो नहीं आया ना? सईद गनी साहब से पूछ लेता हूँ। सईद गनी साहब क्विक जवाब दें, उसके बाद मैं जरा लॉकडाउन की तरफ आना चाहता हूँ। अब चौधरी साहिबान भी ये कह रहे हैं, क्या जवाब दे दूं? ये चौधरी साहिबान भी कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। व्हाई कांट एवरीबॉडी सिट डाउन? व्हाई इज इट कि मैं कई दफा मुस्लिम लीग नून से सुनता हूं हम तो भुगत चुके हैं, अगलों को भुगत लेने दो। बैठ गए, आप कहते हैं नहीं मानते, लेकिन कोई बैठकर उसको उस तरह से नहीं बनाना चाहता कानून को जैसे दूसरे मुल्कों में या बेहतर तरीके से राइज हो सकता है। व्हाई कांट वी डू इट? देखिए, हमने काशिफ कोशिश की थी, और हमारा जो कहना उस वक्त था वो आज भी है कि नैब को ये भले जितना कह दें शफकत साहब के आज़ाद है, हमारे कहने में नहीं है और बड़ी ध्यानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहरहाल नैब इस्तेमाल होता है। नैब के अपने पॉलिटिकल कह लें कोई एजेंडा है, या लोगों को प्रोटेक्ट करने का है, या किसी को सपोर्ट देने का है, बिल्कुल है। अभी आप एक केस को रो रहे हैं ना, मैं आपको बताऊँ, मियाँ मंशा का केस ज़रा निकाल के तो देखें ना, उसके साथ हाल क्या किया हुआ है उन्होंने। उसको भी 20 साल हो गए, हाथ नहीं लगाते हैं उसको, मतलब इसलिए शायद कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब एक बहुत बड़ा केस है, सुप्रीम कोर्ट में
जो लिस्ट जमा कराई थी नैब ने मेगा करप्शन केसेस की, उसमें एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन का केस शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि इतने महीनों में या इतने दिनों में ये करके दो। फिर वो बताते हैं हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। मुझे आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं कि इतने महीने में करके दो, और शायद लाहौर हाई कोर्ट का कोई स्टे आ गया, उसके बाद ही चुप करके बैठ गए। और बाकियों के स्टे टुड़वाने के लिए तो फौरन जाते हैं। जरा पूछा ना, हाई कोर्ट का स्टे क्यों नहीं खत्म करवाते, क्यों नहीं जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी 20 साल से केस पड़ा हुआ है, 11 साल हमने इसको दबा के रखा स्टेट बैंक के अंदर, जैसे तैसे करके वो निकला। नहीं पूछेंगे, इसलिए कि जहां जरूरत पड़ेगी ना मंशा साहब की, कहीं बाजू मरोड़ने होंगे, कोई और काम करना होगा, फिर कर लेंगे निकाल के। तो ठीक कर लेना। लेकिन ये नैब सारा ड्रामा है सर, ठीक कर लेना। मसला ये, अगर सब कह रहे हैं कि इसमें खराबियां हैं तो ठीक कर ले बैठ के। 80% तरीके से देखें, जब हम चाहते थे ठीक हो जाए तो नून लीग ने सोचा कि इफ्तिखार चौधरी भी उनके पीछे लगा हुआ है, वो नैब को भी इस्तेमाल कर रहा है, रगड़ा मार रहा है पीपल्स पार्टी का, मारने दो। जब वो हुकूमत में आए तब हमने कहा कि जनाब ठीक कर लें, तब भी उन्होंने कहा चलें पीपल्स पार्टी की रगड़ा लग रहा है तो लगने दें, हमें क्या जरूरत है चेंज करने की। वो करते रहे। जब उनके पल्ले पड़ गया तो इमरान खान ने कहा कि चलो ठीक है, उनका रगड़ा लग रहा है। आप तो कह रहे हैं ना बैठ के फैसला कर रहे हैं ना, आपको बार बार कह रहे हो बैठ के फैसला कर। एक तस्वीर मैं कर दूं। जी शौकत साहब। नहीं, हमने कब इनकार किया है काशिफ? हम तो ये कहते हैं कि नैब को आपके अकाउंटेबिलिटी के कानून को एक मरतबा ठीक होना चाहिए तो करें, और फिर इस तरह ठीक होना चाहिए कि उसके अंदर अगर मैंने गलत किया है, मैं हुकूमत में हूँ, अपोजिशन में हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। सईद गनी साहब, मैं गुजारिश कर लूं मैं। ये शफकत साहब, वफाकी वजीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सईद गनी साहब सुन ले जरा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। गुजारिश कर लूं कि जैसे सईद गनी साहब फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के जमाने में भी कुछ नहीं हुआ, नून लीग जमाने में भी कुछ नहीं हुआ, नैब के लॉ के बारे में हमने तो बगैर अपोजिशन ने हमारा अगतावन किया या नहीं किया, हमने तो इसमें तरमीम करके एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। और ऑर्डिनेंस जो था वो 6 महीने रहा, उसके बाद वो लैप्स हो गया। और अपोजिशन को बावजूद इसके कि हम उस वक्त कहते थे कि बात करें, वो बात को आगे चलने नहीं दिया गया। अब ये ऑपोजिशन के ऊपर है कि सारे अगर इकट्ठे बैठ के, मैं ब्रेक के बाद जरा, अब मसला ये, क्योंकि मैं भी जानता हूं आजकल भी खबर क्या है। खबर ये है कि हुकूमत कोशिश कर रही है ऑपोजिशन साथ बैठे और नैब के कानून में तब्दीली करने। एक सुना मुसद्दा शेर हो चुका है नैब का। अब मसला ये, यहां पर जब सब चाहते हैं इसको बदलना, तो ये बदला क्यों नहीं जाता, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा लॉकडाउन की बात करते हैं कि लॉकडाउन कल ऐसा लगता है कि एनसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, बहुत सी चीजों में पाबंदी नरमी की जाएगी लॉकडाउन की। इसमें बहुत सी चीजें जू की तू चलेंगी। आज एनसीओसी का इजलास देखने का भी इत्तेफाक हुआ, तो जरा शेयर करेंगे कि क्या क्या नरम हो रहा है, क्या जू का तू चलेगा, और ये कि सूबे किधर खड़े हैं मुख्तलिफ इशूज पर। एक चीज ये थी कि आज जो एनसीओसी थी उसमें तमाम सूबों ने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस दी। बहुत सी चीजों पर कंसेंसस था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट नहीं खुलनी चाहिए, तमाम सूबे मुत्तफिक थे। सईद गनी साहब भी मौजूद थे सिंध की साइड से उस मीटिंग में। यह कहा गया कि ट्रेन्स नहीं चलनी चाहिए, शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलेंगे। कल ये भी आज मुझे लगता है ऐसा कि फैसला हो जाएगा एनसीसी में। बड़ी मार्केट्स नहीं खुलेंगी, कुछ दुकानें, ईद शॉपिंग शॉप्स, शायद एयरलाइन, हो सकता है कि ट्रेन की 10 अप एंड डाउन हो जो ट्रेन चलेगी। किस हद तक सारे सूबे ऑन बोर्ड हैं इस चीज के, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉकडाउन की बात कर लेते हैं। जाहिर है कल फैसला होना है, 12:30 बजे मीटिंग है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की। शफकत साहब, क्योंकि आपकी तरफ से खबर आई तालीमी इदारों की, सबसे पहले तालीमी इदारों से शुरू कर लेते हैं। खोल रहे हैं या बंद है कि क्या ये खबर रिपोर्ट हुई कि केपी चाहता है कि इदारे खोल दिए जाएं, करेक्ट? और आप आज हमारी बैनुल सूबाई मीटिंग थी वज़राए तालीम की, और उसमें मुख्तलिफ आरा एक्सप्रेस हुई। क्योंकि जब हम तालीमी इदारों की बात करते हैं तो हम स्कूलों की बात करते हैं, हम कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो थोड़ा आपस में एक मुख्तलिफ आरा थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर राय तो यही थी कि स्कूल्स ना खोले जाएं, और इसका फैसला अभी कल एनसीसी में हतमी तौर पे होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई 100% कंसेंसस तो नहीं था, लेकिन काफी सारे लोग यही कह रहे थे कि अभी शायद वक्त नहीं आया। सो इसलिए वक्त नहीं आया, खुलेगा नहीं। सईद गनी साहब, ये फैसला एनसीसी करेगी। मैंने इसीलिए पहले भी कह दिया कि आज भी जो एनसीओसी में जिन चीजों पर इत्तेफाक हुआ, लग ये रहा है कि वो कल ज़ाहिर एनसीसी में पेश की जाएंगी, एनसीसी फैसला करेगी। लेकिन लग ऐसे रहा है कि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, बड़े मराकज़ बंद रहेंगे शॉपिंग के,
ऐसा लगता है कि बसेस नहीं खुलेंगी, शायद ट्रेन एक लिमिटेड हद तक खोली जाए, शायद एयरलाइन, और शायद स्कूल भी ना खुले। आप कह रहे हैं शायद स्कूल्स भी ना खुले कल, एयरलाइन कुछ हद तक खोली जाएंगी ऐसा लग रहा है कल। अब जाहिर है ये सारे फैसले कल एनसीसी करेगी। सईद गनी साहब, इज सिंध ऑन बोर्ड ऑन दिस? क्योंकि असल क्लैश ही सिंध और वफाक का आता है जब ये बहस शुरू होती है कि कितना लॉकडाउन नरम करना है। एक तो आज जो सुबह शफकत साहब ने मीटिंग की थी, उस मीटिंग में मैंने भी जाना था लेकिन मैं किसी और मीटिंग वजह से नहीं जा सका, लेकिन मेरी सुबह शफकत साहब से बात हो गई थी। तो इस पर हमारा कोई ज़्यादा इशू नहीं है और नॉर्मली हम बातचीत करते भी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कंसेंसस के साथ चीज़ें आगे बढ़ाएं। तो स्कूल्स के हवाले से तो हमारा यही ख्याल है कि 1 जून को स्कूल्स हम खोलने की पोजीशन में नहीं है। और हमारे एक स्टीयरिंग कमेटी है एजुकेशन पे बनी हुई, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हमारे जो मुख्तलिफ जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स के चेयरमैन हैं, हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं, तो मुख्तलिफ लोग, उसके अंदर कुछ इलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो हम खुद सबको बिठा के डिसीजन करते हैं। तो हम प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 4-5 डेज़ में कोई मीटिंग हम करेंगे, जिस तरह उन्होंने लास्ट मार्च की फर्स्ट वीक में एक हमने एकेडमिक प्लान अनाउंस कर दिया था, तो उसको दोबारा रिव्यू करेंगे हम। तो स्कूल तो खोलना 1 जून को जो है वो मुझे कोई उसकी चांस और इम्कान नहीं लगते, लेकिन हम फिर दोबारा एक प्लान बनाएंगे पूरे, और फिर लेट्स सी के उसमें होता है। बिल्कुल एग्जाम्स आगे चले जरा। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, लेकिन क्या खोलेंगे ये बताएं। देखें, जो दूसरी बात कही थी ना आपने कि हमारा और फेडरल गवर्नमेंट का इशू रहता है, और हम सच्ची बात है, हम खुद बहुत कोशिश करते हैं कि चीज़ें ना हों, और उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें हमें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन एक ही आवाज़ आनी चाहिए, एक ही डिसीजन होना चाहिए, ताकि पूरे मुल्क में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। हम कुछ कहें, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कहे, फिर यहाँ से PTI के लोग कुछ कहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन होता है और खामखा की एक अजीब सूरत पैदा हो जाती है। तो आज जो मीटिंग हुई थी NCOC की, उसमें मैं था मौजूद, और वहाँ जो प्रपोज़ल दिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के सामने रखा गया था, उसमें ये बात बिल्कुल थी कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, वो भी शुरू हो जाएं, ट्रेन्स भी हो जाएं, और इंटर प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट है, जो बसेज़ हैं, वो भी शुरू हो जाएं। लेकिन इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट पर या ट्रेन्स पर या एरोप्लेन्स पर तो तकरीबन तमाम सूबों का ये ख्याल था कि वो नहीं खुलनी चाहिए। बाकी जो इवन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारी ट्रांसपोर्ट है, उस पर भी ख्याल था कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन विद इन द सिटी जो ट्रांसपोर्ट है उसको खोलने के लिए शायद कोई रास्ता निकालने की हम कोशिश करेंगे। बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें जो प्रपोजल था वो ये था कि जो इंडस्ट्रीज़ बंद हैं वो बंद ही रहेंगी, सिवाय जो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अलावा, तो बाकी वो सारी बंद रहेंगी। जो मार्केट्स हैं उसको बंद रखने की तजवीज़ दी गई, जो शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े, उसको बंद रखने की तजवीज़ थी। जो शॉप्स आपके हैं, स्टैंड अलोन जो शॉप्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, आबादियों में अकेले जो शॉप्स होती हैं, उनको खोलने की बात की गई कि उनको खोल दिया जाए। कुछ टाइमिंग्स की बात की गई थी, कुछ जो है वो पार्क्स और उनको खोलने की बात की गई थी, उस पर हमारा ख्याल था कि पार्क्स वगैरह को नहीं खुलना चाहिए। तो बलूचिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे थे, उनका बड़ा उस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि शायद वो किसी चीज़ को खोलने के हक में नहीं है जी। और बल्कि उन्होंने तो एक्सटेंड भी कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो इस वक्त में जी भट्टी साहब बोले, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान का ये कहना था कि हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, और अगर हम आज टेस्ट करें तो शायद एक बड़ा नंबर आपको, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सईद गनी साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ने कहा 70% लोग पॉजिटिव निकलेंगे क्वेटा में, अगर इफ टेस्टिंग उस पैमाने पे की जाए। अभी तो वो टेस्टिंग बहुत 80% का 70-80% उन्होंने कहा कि पॉजिटिव निकले, इसलिए उन्होंने तो 19 तक एक्सटेंड भी कर दिया है अपना लॉकडाउन। वो कहते हैं हम लॉकडाउन नरम नहीं कर सकते, हमारे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। नरम लॉकडाउन जो है वो, अब जाहिर है ये दो बहसें हैं भट्टी साहब। एक तरफ वफाकी हुकूमत जो कहती है जरा नरम किया जाए लॉकडाउन, लोगों को रोजगार है वो चलने दें, दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी अगर ये खोला गया तो फिर ये ग्राफ ऊपर जा सकते हैं और जाएंगे। और आज कल सबसे मुश्किल दिन था, 40 अफराद जान से गए, सबसे हाईएस्ट नंबर है अभी तक डेथ्स का। अच्छा, क्या करेंगे? नहीं, आप जब 1 महीना पहले हम जो कोरोना वबा में घिरे हुए ममालिक थे उनमें 48वें नंबर पर थे, 48। आज हम 24वें नंबर पर हैं, तो इसका मतलब है कि कोरोना फैल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब आप जैसे अभी आप वक्त में बात कर रहे थे, अमेरिका, बरतानिया, इटली, इनमें हमसे ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। बरतानिया तो सेकंड आ गया है अब उस पर शराबात में। फ्रांस, डेनमार्क, भारत, जनूबी कोरिया, चीन, दुबई,
ऑस्ट्रेलिया, इन सारों ने लॉकडाउन में नरमी की तरफ आ रहे हैं। हिंदुस्तान ने नहीं किया, बर्तानिया अभी तक हिंदुस्तान ने 10 हाफ कुछ बिजनेस खोले, हाफ मुलाजमीन के साथ। हाँ। और जो सऊदी अरब है उसने नरमी की है, लेकिन साथ जुर्माने भी किए हैं कि अगर इससे ज्यादा हुआ तो 1 लाख रियाल तक जुर्माना, 1 साल तक जुर्माना। तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि प्लीज ये यास्मीन राशिद ने, उसमें ये भी है आर्गुमेंट कि वो लोग अपनी पीक से अब नीचे आ रहे हैं। यास्मीन राशिद ने कहा है कि लाहौर कोरोना का गढ़ बन रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खतरा केपीके का है। केपीके खुदा न खास्ता अल्लाह करे मैं गलत हूं, ये वुहान बनता जा रहा है, मिस मैनेजमेंट। कल उनके वजीर सेहत कह रहे थे कि हम जो क्वारंटीन और अस्पतालों का जो इंसानी फुजला है वो नहीं उठा पा रहे, अहकामात पे अमल नहीं हो रहा, डॉक्टरों को लग गया है, लोग मस्जिदें भरी पड़ी हैं, बाजार भरे पड़े हैं, वहाँ ज्यादा मजहब और ज्यादा वो सारा है। और इन सारों को बताना चाहता हूँ कि जो कहते थे मुसाफे से नहीं बढ़ता, असद कैसर को कौमी असम्बली की लिफ्ट मैन वाले ने सलाम लिया और हाथ मिलाया, उनको लग गया और फिर उनकी फैमिली को लग गया। तो केयर करें अल्लाह के नाम पे। दूसरी, आवाम सख्त लॉकडाउन, नर्म लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, आवाम ने कहीं भी नहीं माना। 2-4 दिन 5 दिन है, मस्जिद बाजार भरे हुए हैं, शॉपिंग मॉल्स में लोग आ जा रहे हैं, दुकानें शटर खोलते हैं, 10 बंदे अंदर, शटर बंद। अब और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद में मैंने छोटी वैगनें चलती देखी, फौतगी पे जा रहे हैं, फौतगी 10-15 बंदे बिठाए हुए और लेके चले गए। तो अब पेशावर केपीके बड़ा है, कराची में बहुत ज्यादा ट्रेंड है, कराची में उतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही। बेटा मैंने आपको बताया सबसे बड़ी जो मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस, बैड हैंडलिंग, ये जो सानिया हुआ है डॉक्टर फुरकान वाला, कोई सोच सकता है? वेंटिलेटर तो मौजूद थे, बेड भी मौजूद थे, क्या थी मिस मैनेजमेंट की? ये यानी ये जो कत्ल उधर केपीके में नहीं सर, 2 घंटे नहीं सर, ये देखना, एक डॉक्टर 2 घंटे एम्बुलेंस में, 2 घंटे वो खुद भी फोन कर रहा था, 2 घंटे और भी फोन, यानी एक किसी ने रिपोर्ट भी आई है, वो खुद भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब गए तो उस वक्त फिर दूसरी केपीके, फिर तीसरी बात पंजाब में भी वही सूरत हाल है। साहब आप तो ऐसा कह रहे हैं कि ये देखें, ये कोरोना ने तो फैलना ही फैलना है। हाँ, अब आप तो ये कह रहे हैं कि हाँ जी फैला हुआ है, जाहिर है हमें सबको पता फैला हुआ। और अब ये मसला ये फैले हुए कोरोना में लॉकडाउन कितना स्मार्ट आइडिया है। सर स्मार्ट लॉकडाउन हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कर्फ्यू मुकम्मल। आप भी कह रहे हैं कि नरम होना चाहिए। और दूसरा मैं आखिरी ये कहना चाहता हूं आवाम को, प्लीज ये हम तभी कामयाब, हुकूमत कोई भी हुकूमत तभी कामयाब हो सकती है जब आप तावन करें। पायन अगर हाले थे कोरोना नहीं सुनी ना ताकि थोड़ी सुनी नहीं एक बार तो फिर कह लेने दो। शफकत साहब, स्मार्ट लॉकडाउन, हाउ डिफाइन अ स्मार्ट लॉकडाउन? क्योंकि जब आप ये नरमी करते हैं, ये बात दुरुस्त है, ये जहां भी आप जिससे भी आप पूछेंगे वो आपको ये कहेगा कि जब से ये स्मार्ट लॉकडाउन नरमी की बात हुई है तब से लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। लोगों ने इसको ज्यादा ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे शायद अब दैट डिफिकल्ट टाइम इज ओवर। आपको लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन सक्सेसफुल होगा या फैलेगा? काशिफ बात ये है कि ये बड़ी देर पहले हमने ये सीखा था कि आप हर बंदे पे पुलिस वाला नहीं लगा सकते। ठीक, यानी कि मैं लॉकडाउन की और सिर्फ इस चीज की बात नहीं कर रहा, मैं क्राइम की बात कर रहा हूं। तो वॉलंटरी कंप्लायंस जो है लॉ की, वो एक एसेंशियल जुज़्व है किसी भी माशरे का, कि लोग खुद जो है कानून की पाबंदी करते हैं। ये जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन के मतलब 2 हैं। एक तो ये कि हर चीज को बंद ना किया जाए, क्योंकि मईशत का पहिया अगर नहीं चलेगा तो और बर्बादी आएगी। ठीक। और खास तौर पे गरीब लोग जो हैं वो तो पिस जाएंगे और पिस रहे। दूसरा स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि जहां आपको बीमारी ज्यादा नजर आती है वहां जरा सख्ती से लॉकडाउन करें, और जहां नहीं आती वहां नरमी करें। ये 2 उसके जुज़्व हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारी वॉलंटरी कंप्लायंस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। नहीं, बात मैंने इसीलिए कहा ना, लोगों ने अगर अभी तक शफकत साहब नहीं सुना और समझा तो इसका मतलब लोग आगे भी ना सुनेंगे ना समझेंगे। लेकिन एक चीज और मैं कहूं कि दुनिया जहान में से अगर आप डेटा को एनालाइज करें, और जब ये वक्त आएगा तो बहुत सारा आएगा। देखें, इटली में तकरीबन 2.5 महीने तक कंप्लीट लॉकडाउन रहा। आप देखें 25 हजार बंदा जो है वो मर गया। अमेरिका में वॉलंटरी कंप्लायंस हमारे से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली एजुकेशन लेवल्स हायर हैं और एक किस्म का परसेप्शन भी ज्यादा है। उसके बावजूद 70,000 लोग मारे गए। ये जो बीमारी है ना, इसके सारे जो मुजबिरात हैं, ये एक हमने जो फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला पता नहीं आज से साल बाद जो लोग तजिया करेंगे
वो कहेंगे भी यही कि नहीं कि ये फार्मूला सही था या नहीं। सर, मैं ये बड़े दिनों से कह रहा हूं कि इसका फैसला हाइंडसाइट में होगा कि क्या फैसला दुरुस्त था, क्या गलत था। इसका फैसला पहले कोई नहीं कर सकता, ये बात ठीक है। आखिरी बात ये है कि हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी मेशत और हमारे गरीब लोग जो कि बिल्कुल जिंदगी के किनारे पे रहते हैं कि वो गिर जाए और उनके पास खाने पीने का खत्म हो। सोशल अनरेस्ट होगा मुल्क में काशिफ, अगर ये हालात आ गए तो सोशल अनरेस्ट होगा। भूल जाएंगे सईद गनी साहब, जिस वजह से ये बहस में दोनों साइडों का वजन रहता है, वो एक साइड कि कोरोना फैल गया तो लोग मर जाएंगे, दूसरा कि चले कोरोना से बच गए तो मईशत अगर बैठ गई तो लोग मर जाएंगे। दीज आर द टू आर्ग्यूमेंट्स दैट यू हैव टू प्ले, जिसके दरमियान में आपको जगल करना और खेलना प्ले करने। सर साहब, आपकी आवाज चली गई है, मैं एक ब्रेक लेके फिर उसके बाद इसके ऊपर आर्गुमेंट चले लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सईद गनी साहब, अब जाहिर है कल फैसला होगा लॉकडाउन नरम करने का। सॉरी, हमारे कनेक्शंस थोड़े से स्काइप पर थे, वो अफेक्ट हो गए। खुदा ना खास्ता अगर स्पाइक आती है, आज जो मैंने एनसीओसी में देखा, मुझे लगा कहीं ना कहीं एग्रीमेंट भी है, डिसएग्रीमेंट भी है। आप पर भी माफी चाहता हूं, प्रेशर है जाहिर है ट्रेडर्स का कि दुकानें खोलें, मॉल्स खुलें, लोग रोजगार पे वापस जाएं। मुझे लग रहा है ये वही होगा कि अगर तो कंट्रोल हो गया तो वफाकी हुकूमत कहेगी देखें जी हमने जो कहा था वो ठीक हो गया, हाइंडसाइड में फैसले होंगे। अगर खुदा ना खास्ता स्पाइक हो गया तो आपने कहना वफाकी हुकूमत की नहली है सारी, ये फिर वही पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाएगी बाद में। लेकिन आप अग्री कर रहे हैं वैसे इस नरम लॉकडाउन से, ही आप अग्री नहीं करते हैं इससे? काशिफ, मैं सच्ची बात है, मैं दुआ तो ये करता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत कह रही है अल्लाह करे वो बातें ठीक हो सारी। आमीन। देखें, हम ठीक है, हमारे पॉलिटिकल इंटेंशन जरूर होते होंगे, हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कई जगहों पे करते होंगे, लेकिन कम से कम इंसानियत हर आदमी में होती है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये तो नहीं सोच सकता हूँ खुदा न खास्ता कि लोगों की जाने चली जाए ताकि मेरा मौक़िफ़ फिर साबित हो जाए। ये तो किसी सूरत में भी शायद कोई नहीं सोच सकता। और ये अल्लाह करे कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोचती है, अल्लाह करे जो शख्स ये सोचता है कि शायद कोरोना बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, लोग हमारे इसी तरह महफूज रहेंगे, हमारे यहाँ डेथ रेट नहीं बढ़ेगा, हमारे लोगों को मुतासर नहीं करेगा, अल्लाह करे कि वो सारी चीजें ठीक हों और हमारे जो खदशात हैं वो गलत साबित हो जाए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि हमें इस बात की जरूरत होगी कि हम ये कहें जाकर के देखें। हम तो पहले कह रहे थे जो चीजें हो रही हैं, अल्लाह करे कि वो बात जो आपने पहले कही थी, कोई शख्स आज बैठकर ये नहीं कह सकता कि 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद सूरत हाल क्या होगी, कोई नहीं कह सकता। इवन ये कि जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनकी हम पढ़ते हैं रिपोर्ट्स, उनकी भी एक स्टडीज होती है जो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रही होती है, कोई किसी जावी में जाता है, कोई किसी अंदाज में जाता है, लेकिन एग्जैक्टली एक्यूरेट आपको कोई नहीं बता सकता कि इसका। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन मुल्कों ने 60-60, 70-70 बात के बाद भी अपने मुल्क में लॉकडाउन नरम किया है, ये भी गारंटी नहीं है कि वो महीने 2 महीने बाद दोबारा स्पाइक आए और उनको दोबारा लॉकडाउन करना पड़ जाए। दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी जो हो सकती है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक चीज उम्मीद जो नजर आती है कि अल्लाह करे कभी कोई वैक्सीन इसकी बन जाए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, उसके बाद जाकर कोई इसको काबू पा ले। अदरवाइज तो ये शायद हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा और हम इस तरह चलाते रहें। और ये भी मुमकिन है सईद गनी साहब कि हम लॉकडाउन नरम करें, फिर सख्त करें, फिर नरम करें, फिर सख्त करें, ये भी हम कोई डॉज द बॉल खेलते रहेंगे लॉकडाउन के साथ। मैं जरा भट्टी साहब से उनका व्यू ले लूं। भट्टी साहब, मसला ये है कि ये फैसले उस वक्त के हालात, किसी का ख्याल है ट्रेडर देख लो, गरीब आदमी देख लो, जैसे वफाकी हुकूमत है, वो कहते हैं जी मईशत तो अपनी जगह, लेकिन लोगों को देखो मर जाएंगे, लेकिन इस दौरान सियासत हमारी नहीं रुकेगी। अच्छा, मैं इनको सारों को, सईद गनी साहब मोहतरम है, शरीफ आदमी है, मैं इन सारों को खुदा का खौफ दिला के कहता हूँ, इनको अल्लाह का खौफ कोई नहीं है। वो तुम्हारे पास है क्या चीज़ है कि तुमने अब पिछले 40 साल से हमारे लिए बना के रखी है 22 करोड़ की, 500 आईसीयू बेड्स, 5,000 आईसीयू बेड्स, 5,000 वेंटिलेटर। 5,000 किसने कहा? असद उमर साहब ने। तो 5,000 वेंटिलेटर्स। और यार, कुत्ता वैक्सीन नहीं मिली, 2 घंटे लड़काना में माँ की गोद में बैठा रहा बच्चा, लम्हा बेलमा मरता रहा। शिकारपुर के हाथे में बच्चे ने खातून को जना, रायवेंड की सड़क पे बच्चे ने उसको, खातून ने बच्चे को जना, खामद आगे खड़ा। क्या है कोई अस्पताल? वो तुम्हारे बड़े भी नहीं इधर लेटते जिन अस्पतालों में। अब सुन रहे लॉकडाउन, गोली मारे लॉकडाउन, इनके दिमागों को लॉकडाउन लगा हुआ है। और तुम्हारे पास वसाइल भी कोई नहीं, अकल भी कोई नहीं, विजन भी कोई नहीं। डॉक्टर फुरकान जैसा इतनी मिसमैनेजमेंट, हुकूमतें बदल जाती हैं अगर बाहर होता तो, बच्चा एक मरता है तो उनके कानून बदल जाते हैं।
ये रहीम यार खान में उसने फांसी दे दी 2 साल के बच्चे को दीवार के साथ लटका हुआ, तो किसी को कोई तवज्जो कोई नहीं। वो शामी बच्चा था, उन्होंने पूरे यूरोप ने अपनी पनाह गुज़ीर पॉलिसी बदल दी, अक़वाम मुत्तहिदा ने फंड दे दी। और ऊपर से ऐसे भाषण, कहत का इलाज इनके भाषण सुनो, बीमारी का इलाज इनके भाषण सुनो, तकरीर बैठे हो। तो 18वीं तरमीम के बाद और क्या चाहिए? सुबह खुद मुख्तार हो, करो जो करना है। मुझे आपकी नीयत पे शक नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुराद अली शाह चाहता होगा कि मैं बंदे मार, कोई नहीं चाहता ये। हाँ, मुझे कोई नीयत पे शक नहीं है। और बस कर दो यार खुदा के लिए। डायरेक्टली आपको कहा 30 सेकंड में अगर आप इसका जवाब देना चाहिए कोई आखिरी बात काशिफ भाई, आखिरी यानी मैं सिर्फ 5 सेकंड मैं सिर्फ कहता हूँ खुदा के लिए और अल्लाह के नारिये, और कश्मीर पे इकट्ठे नहीं हुए, सी पैक पे इकट्ठे नहीं हुए, और कौम कोरोना पे इकट्ठे हो जाओ। ज़ाहिद गनी साहब, I would like you to respond. सईद गनी साहब की लाइन कट गई और ऐसे टाइम पे कटी, मैं उनको दोबारा ले भी नहीं सकता क्योंकि मेरे प्रोग्राम का खत्म हो गया। देखें, हुकूमतें कोशिश कर रही हैं, कोशिश कर रही है। इस वजह से देखें, एक चीज ये याद रखें, जब जहां पे अमेरिका में 70,000 लोग मर चुके हैं, सारा अमेरिका को इटली में 30,000 मर चुके हैं, बर्तानिया दूसरे नंबर पे आ गया। उन्होंने सीखना है इससे, हर क्राइसिस से सीखते हैं। मसला ये है, 10 साल सैलाब से वहीं मरते हैं, वहीं इसका क्रेडिट तो दे दें किसी को। इसका क्रेडिट इनको दे रहा हूं ना कोरोना को, ये हमारे जो कोरोना को सियासत मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी, बट ये क्रेडिट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो अल्लाह की मर्जी है, चाहे हमारे चाहे दोनों, सिर्फ अल्लाह तवक्कल, कोई इनकी मर्जी नहीं है। किसी जगह पे के लिए अच्छी पोजीशन में नहीं है। नहीं, आज हमारा कल बुरा दिन था जिसमें 40 लोग मरे। मैं कह रहा हूँ ये हमारा ढीठपन है, हमारे उनका अच्छा दिन है जिसमें 300 मरे। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का तवक्कल है, इनका कोई नहीं है। इनकी जदादें औलादें देखें, इनके अपने डॉक्टर देखें, इनके अपने अस्पताल देखें, हमारे कहाँ, हमारे तो ही कोई ना। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना नाज़रीन, अब लॉकडाउन का फैसला कल होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।